हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लर्नोलॉजी। तो कैसे हो सब लोग? उम्मीद है सब लोगों का प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने आरआरबी एनटीपीसी के जनरल साइंस का प्रिपरेशन स्टार्ट किया है और हमने एक मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू का सीरीज़ लॉन्च किया है। तो आज उस सीरीज़ का सेकेंड वीडियो लेकर आ गया हूँ मैं, और आज भी हम लोग देखेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड 25 क्वेश्चन फ्रॉम जनरल साइंस। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आगे भी इस सीरीज़ में बहुत सारा वीडियो आने वाला है। तो देर न करते हुए सेशन को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड वैक्सीन फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। कौन से डिजीज का वैक्सीन एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर किया था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए पोलियो, ऑप्शन बी ट्यूबरक्यूलोसिस, ऑप्शन सी स्मॉल पॉक्स एंड ऑप्शन डी रेबिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बन जाएगा ऑप्शन सी स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन है वो डिस्कवर किया था किसने? एडवर्ड जेनर ने। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा स्लिक्ट लाइम है? इनमें से किसको स्लिक्ट लाइम के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन क्या है? CaOH होल 2, CaO, CaCO3 एंड CaCl2। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है CaOH होल 2। CaOH होल 2 को बोला जाता है स्लिक्ट लाइम। क्लियर है? स्लिक्ट लाइम बोला जाता है CaOH होल 2 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, क्या बोल रहा है, जब कोई ऑब्जेक्ट एक हाइट से विथ नो एयर रेजिस्टेंस, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं रहेगा लेकिन एक हाइट से उसको ड्रॉप किया जाएगा तो क्या होगा? इट विल फॉल विद अ कांस्टेंट स्पीड एंड एक्सेलरेशन। एक कांस्टेंट स्पीड रहेगा उसका और एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट रहेगा। इट्स एक्सेलरेशन विल इंक्रीज, एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। बोथ स्पीड एंड एक्सेलरेशन विल इंक्रीज, बोथ स्पीड एंड एक्सेलरेशन दोनों ही इंक्रीज हो जाएगा, या फिर सिर्फ स्पीड इंक्रीज होगा? क्या इंक्रीज होगा? कांस्टेंट स्पीड एंड एक्सेलरेशन रहेगा, या एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा, स्पीड और एक्सेलरेशन दोनों इंक्रीज होगा, या फिर सिर्फ स्पीड इंक्रीज होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बन जाएगा ऑप्शन डी। अगर कोई ऑब्जेक्ट को एक हाइट से नीचे ड्रॉप किया जाए और बीच में एयर रेजिस्टेंस ना रहे तो उसका जो स्पीड है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि देखो भले ही एयर रेजिस्टेंस ना हो लेकिन एक इस हाइट से अगर किसी को ड्रॉप किया जाए तो उसके ऊपर ग्रेविटी तो काम करता है ना। अर्थ का जो ग्रेविटी है वो तो काम करता है, और ग्रेविटी ही यहाँ पे एक्सीलरेशन का काम करता है। तो जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट एक्सीलरेशन यहाँ पे देखा जाता है इस सिचुएशन में। एक्सीलरेशन जो है वो कांस्टेंट रहता है, और उसके वजह से क्या होता है, जो स्पीड है वो इंक्रीज होता जाता है समय के साथ साथ। तो ऑप्शन डी बन जाएगा करेक्ट आंसर। स्पीड जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एल्बर्ट सेबिन इज नोन फॉर डेवलपिंग। एल्बर्ट सेबिन ने क्या डेवलप किया था? स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन, पेनिसिलिन, या फिर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है देखो, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन तो नहीं होगा, अभी देख चुके हैं कौन डिस्कवर किया है इसको? एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने इसको डिस्कवर किया, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही ये देखा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो होगा ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन डिस्कवर किया है किसने? एल्बर्ट सेबिन ने इसको डिस्कवर किया है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। और हाँ, कमेंट में मुझे बताना पेनिसिलिन किसने डिस्कवर किया था। पेनिसिलिन किसने डिस्कवर किया था ये कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्म कौन सा नहीं है? ये वाला वर्ड अच्छे से देख लेना, ये वाला वर्ड काफ़ी नंबर माइनस करा के जाता है। ये वाला जो वर्ड है ये काफ़ी नंबर माइनस करा के जाता है एग्जाम में, कि नॉट, ये वाला वर्ड देखते नहीं हो और मतलब बाकी क्वेश्चन पढ़ लेते हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और आंसर कर देते हो और वो गलत हो जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्म कौन सा नहीं है ये बोलना है। देखो, लाइमस्टोन बोलो या फिर चॉक बोलो या फिर मार्बल बोलो, तीनों कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्म है। तीनों ही कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्म है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? इसका आंसर बन जाएगा लाइम वाटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बन जाएगा लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्म नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्सेस पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, या फिर नन ऑफ दिस? तो एक बात याद रखना, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसके द्वारा जो वर्क डन होता है वो हमेशा जीरो होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का जो वर्क डन है वो हमेशा जीरो होता है। क्यों?
क्योंकि जब कोई चीज़ ऐसे सर्कुलर मोशन में चलता है तब उसके ऊपर सेंट्रीपेटल फोर्स लगता है बाहर की तरफ। लेकिन देखो फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, लेकिन वो जो चीज़ है वो इस साइड में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, फोर्स जिस साइड पे लग रहा है और मूव जिस साइड पे हो रहा है, उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। और 90 डिग्री का एंगल जब बनता है तब वर्क डन क्या होता है, वर्क डन तब ज़ीरो आ जाता है। याद रखना, वर्क डन ज़ीरो आ जाता है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन आता है वो हमेशा ज़ीरो ही आता है। नेक्स्ट देखते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फिक्स करने वाला जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है वो किस में देखा जाता है। तो चारों ऑप्शन तुम लोगों को दिख रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है पीज। पीज में देखा जाता है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया देखा जाता है, राइजोबियम। राइजोबियम देखा जाता है पीज में, जो कि एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्स करता है। मतलब मिट्टी में अगर नाइट्रोजन का अमाउंट कम हो गया है उसको वो फिक्स कर देता है, ठीक कर देता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू फैक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल। दोनों फैक्टर को इक्वल कब बोला जाएगा, जब उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, जब उन दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम होगा, या फिर मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बन जाएगा ऑप्शन सी। दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों ही सेम होना चाहिए, तब जाके हम टू वेक्टर्स को इक्वल बोल सकते हैं। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। If the speed of an object moving along straight line keeps changing, its motion said to be, यहाँ पे S होगा, इस मोशन said to be क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है लेकिन जो स्पीड है वो चेंज होता जा रहा है, हर एक मोमेंट में वो स्पीड चेंज होता है। तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उस मोशन को बोला जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जहाँ पे स्पीड हर मोमेंट में चेंज होता जा रहा है। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, फंगस के स्टडी को क्या बोला जाता है, फिजियोलॉजी, फेनोलॉजी, माइकोलॉजी या फिर बायोलॉजी। याद रखना, जो फंगस का स्टडी होता है उसको बोला जाता है माइकोलॉजी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा, फंगस के स्टडी को माइकोलॉजी बोला जाता है। आगे देखते हैं, Which of the following is known as suicidal back of a cell? सेल का सुइसाइडल बैक के नाम से कौन जाना जाता है, लाइसोसोम्स, लाइकोसोम, न्यूक्लियस या फिर क्रोमोसोम। ये वाला ऑप्शन तो पहले ही हटा दो, ये कुछ गलत डाला हुआ है ऑप्शन, मतलब ये नहीं होगा। कभी कुछ कुछ ऑप्शन ऐसा होता है जिसका कोई मतलब वो जो ऑप्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता है इन रियल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम को बोला जाता है सुइसाइडल बैग ऑफ अ सेल। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो क्या आ रहा है, सबसे ज़्यादा कौन से तीन एलिमेंट सबसे ज़्यादा देखा जाता है फर्टिलाइज़र के अंदर। फर्टिलाइज़र के अंदर सबसे ज़्यादा कौन से तीन एलिमेंट को देखा जाता है, सल्फर, फास्फोरस, सोडियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, फास्फोरस, सोडियम, नाइट्रोजन या फिर कैल्शियम, फास्फोरस एंड पोटासियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटासियम। इन तीनों को एक साथ NPK बोला जाता है, NPK बोला जाता है, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फास्फोरस एंड K फॉर पोटासियम। क्लियर है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटासियम देखा जाता है मोस्ट कॉमनली फर्टिलाइजर्स के अंदर। ये NPK याद रखना, यहाँ से इजी होता है याद रखना। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसको ओवरलोड होने से बचाने के लिए क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। ऑप्शन है, फ्यूज़ होना चाहिए कनेक्शन सर्किट के अंदर, फ्यूज़ कनेक्टेड होना चाहिए, बहुत सारा अप्लायंसेस एक ही सिंगल सर्किट में मत जोड़ो, फॉल्टी अप्लायंसेस एक सर्किट में कोई भी सर्किट में मत कनेक्ट करो, या फिर ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो इसका जो आंसर बन जाएगा वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। क्योंकि ओवरलोडिंग से बचाने के लिए फ्यूज़ भी होना चाहिए, टू मेनी अप्लायंसेस को एक ही सिंगल सर्किट में जोड़ना ठीक नहीं है, और फॉल्टी अप्लायंसेस को भी एक सिंगल सर्किट, एक कोई भी सर्किट में जोड़ना ठीक नहीं है। तो तीनों ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर। इनमें से कौन इंसुलेटर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा बताओ तुम लोग।
इसका जो करेक्ट आंसर है वो बन जाएगा ऑप्शन बी वुड। ये इजी क्वेश्चन था क्योंकि वुड ही इंसुलेटर का काम करता है। कॉपर नहीं है, मर्क्यूरी नहीं है, एल्युमिनियम भी नहीं है, ये सब मेटल्स है, ये सब इंसुलेटर्स नहीं है। वुड नॉन मेटल है और वुड ही इंसुलेटर की तरह काम करता है। लेकिन एक बात याद रखना, नॉन मेटल में ग्राफाइट भी आता है, नॉन मेटल में ग्राफाइट भी आता है जो कि इंसुलेटर नहीं है, इंसुलेटर नहीं है। इंसुलेटर लिख के काट दिया, याद रखना ग्राफाइट इंसुलेटर नहीं है जो कि एक नॉन मेटल है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अरेंज द पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन्स इन द करेक्ट ऑर्डर। इंटेस्टाइन्स के पार्ट को करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करो। क्या क्या है? डिओडिनम, जेजुनम, इलियम, जेजुनम, डिओडिनम, इलियम, इलियम, डिओडिनम, जेजुनम, या फिर जेजुनम, इलियम एंड डिओडिनम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बन जाएगा ऑप्शन ए, डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम। इससे भी याद रख सकते हो शॉर्ट में डीजे आई। डीजे तो याद रह ही जाएगा ना, उसके बाद आई जो है वो बाद में लगा लेना। डीजे तो याद रह ही जाएगा, इससे याद रख लेना डिओडिनम, जेजुनम और इलियम। एक फ़ोटो भी मैंने इंक्लूड किया है तुम लोगों के लिए, देख लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रहा है और स्मॉल इंटेस्टाइन में देखो पहले दिख रहा है यहाँ पे डिओडिनम, फिर यहाँ पे जेजुनम दिख रहा है और ये इलियम दिख रहा है। डिओडिनम कौन सा पार्ट है? ये ऊपर में छोड़ दिख रहा है, जेजुनम इधर है और इलियम इधर है। क्लियर है? क्लियर है? फोटो में भी दिखा दिया, डिओडिनम पहले आता है, फिर जेजुनम, फिर इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये डीजे याद रखना, डीजे याद रखना, डी फॉर डिओडिनम, जे फॉर जेजुनम, फिर आई एक ही बचता है उसको लिख देना बाद में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। वाई डस वाटर टैंक अपीयर सैलोवर व्हेन व्यूड फ्रॉम द टॉप। वाटर टैंक जब हम ऊपर से देखते हैं तो उसको सैलोवर क्यों लगता है? वो जितना डीप है उतना डीप हमें दिखता नहीं है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या फिर डिफ्रैक्शन की वजह से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिफ्रैक्शन के वजह से। रिफ्रैक्शन के वजह से जो वाटर टैंक है जब हम ऊपर से देखते हैं तो वो जितना गहरा है उतना गहरा हमें दिखता नहीं है, कम गहरा नज़र आता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, व्हाट इज कॉमनली नोन एज व्हाइट प्लेग। कौन से डिजीज को व्हाइट प्लेग के नाम से जाना जाता है? टाइफाइड, मलेरिया, ट्यूबरक्यूलोसिस या फिर प्लेग। तो इसका जो देखो प्लेग तो नहीं होगा क्योंकि व्हाइट प्लेग बोल रहा है तो प्लेग नहीं होगा ये आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बन जाएगा ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस को ही व्हाइट प्लेग के नाम से जाना जाता है, व्हाइट प्लेग के नाम से जाना जाता है ट्यूबरक्यूलोसिस को। क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है? ब्लड काउंट मेज़र करने के लिए, हार्ट बीट मेज़र करने के लिए, टेम्परेचर या फिर इलेक्ट्रिसिटी मेज़र करने के लिए। तो देखो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हार्ट बीट। हार्ट बीट जो है वो मेज़र करने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यूज़ किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द कॉमन नेम ऑफ लेड सल्फाइड। लेड सल्फाइड का कॉमन नेम क्या है? बोरक्स, इप्सम सॉल्ट, गैलिना या फिर ब्रिमस्टोन। ये ब्रिमस्टोन वाला ऑप्शन सही नहीं है, गलत ऑप्शन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बन जाएगा गैलिना। ब्रिमस्टोन नाम का कुछ चीज़ शायद ही होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बन जाएगा गैलिना। गैलिना का जो मतलब कॉमन नेम जो है लेड सल्फाइड का वो क्या है? वो है गैलिना। यार ये एरो इधर जाएगा, गैलिना होगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following carry the blood from all part of the body to the heart। सारे बॉडी से ब्लड को कैरी करके हार्ट तक कौन लेके आता है? आर्टरीज लेके आता है, वेन्स लेके आता है, वाइट ब्लड सेल्स लेके आता है या फिर प्लेटलेट्स लेके आता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बन जाएगा ऑप्शन बी, वेन्स। वेन्स ही सारे बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सड ब्लड होता है उसको हार्ट तक लेके आता है। क्लियर है? अभी व्हाइट ब्लड से ये जो ऑप्शन है व्हाइट ब्लड सेल्स या फिर प्लेटलेट्स, ये तो पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ये दोनों ब्लड का कॉम्पोनेंट्स है, ब्लड में ये प्रेजेंट रहता है, ये ब्लड को कैरी नहीं करता है, ये खुद ब्लड में प्रेजेंट रहता है। तो ये तो पहले से ही एलिमिनेट हो जाएगा। आर्टरीज और वेन्स में डिसाइड करना था तो ये वेन्स हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following does hemoglobin has maximum affinity। हीमोग्लोबिन का किसके साथ मैक्सिमम एफिनिटी देखा जाता है, मतलब किसके तरफ हीमोग्लोबिन सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। इसका जो करेक्ट आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, याद रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड।
कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ही हीमोग्लोबिन का सबसे ज़्यादा एफिनिटी देखा जाता है। मतलब इसलिए बोलता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत डेंजरस है। मतलब अगर कहीं पे कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट हो तो वो बहुत जल्दी से तुम्हारे ब्लड में मिक्स हो जाएगा, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड के हीमोग्लोबिन बहुत जल्दी कार्बन मोनोऑक्साइड को कैच करता है और कैच करके पूरे बॉडी में उसको भेज देगा। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। Which of the following is an ore of iron? आयरन का ओर कौन सा है? डोलोमाइट, इप्सम सॉल्ट, सीडेराइट या फिर गैलिना? इसका जो करेक्ट आंसर है वो बन जाएगा सीडेराइट। सीडेराइट है आयरन का ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following glands is a source of enzyme टाइलिन? यहाँ पे जो P है ये साइलेंट रहता है, प्रोनाउंसिएशन होता है टाइलिन। ठीक है, टाइलिन कौन से ग्लैंड से कौन सा ग्लैंड टाइलिन का सोर्स है? ठीक है, आगे देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पैनक्रियास, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर सैलिवरी ग्लैंड? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बन जाएगा सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड से ही जो एंजाइम है टाइलिन ये निकलता है और ये क्या करता है? डाइजेशन में हेल्प करता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। Which of the most abundant vitamin found in carrot? कैरेट में सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है? ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है तो इग्नोर मत करना। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो यहाँ पे गलती मत करना। इसका जो आंसर है वो बन जाएगा क्या? विटामिन ए। कैरेट में सबसे ज़्यादा विटामिन ए देखा जाता है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज के सेशन का। लास्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा विटामिन इनमें से ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है? विटामिन ए, सी, बी या फिर के? तो ब्लड क्लॉटिंग में जो विटामिन हेल्प करता है वो है विटामिन के। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। विटामिन के हेल्प करता है, प्लेटलेट्स हेल्प करता है और भी कुछ कंपोनेंट्स है वो हेल्प करता है। इसको लेके डिटेल में बाद में पढ़ा दूंगा जब ब्लड पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी ये सेशन जो चल रहा है साइंस का, जनरल साइंस का, इसके बाद और भी बहुत सारा सेशन आना है। एक भी सेशन को मिस मत करना। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और आज का सेशन अगर अच्छा लगे तो इसको एक लाइक करते हुए जाना। अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना जो लोग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनका एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, ताकि उन लोगों को भी कुछ फ़ायदा हो। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।